एक समय की बात है। एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने बचपन के एक मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया, जो देखने में बड़ा ही हष्ट-पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित ना समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में कोई संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है कहकर पंडित अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक बैसे ने एक आदमी को मार दिया। जैसे ही बैसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल पंडित के पास पहुँच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुँचे, जहाँ एक छोटा सा मंदिर था। वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी, क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी दूर था। साथ ही रात्रि होने वाली थी। तो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसीलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, सो मैं देकर आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूँगा। और इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहाँ भी यह महाकाल जाता है, वहाँ किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह फिर से दोनों ने चलना शुरू किया। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित से कहा कि पंडित जी, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, सो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुँच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन ना हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो, वहाँ कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा,
मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन मन में कुछ शंका है। तो यदि आप ही अपना परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इसी बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है, तुम सचमुच ही जमदूत हो, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है। जमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। यह बात सुनकर पंडित घबरा गया और बड़ी चिंता में पड़ जाता है कि यदि वास्तव में यह महाकाल एक जमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से ना मिलने जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से यह बात सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं थी। फलस्वरूप पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच जमदूत ही हैं। इसीलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने। इसीलिए वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसे उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर अधिक प्रसन्नत लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देख पंडित को ऐसा लगा कि जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा और वह एक पैर से अपाहिज था और ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ना जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर हुआ क्या उसके मित्र को। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गए और बोले, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकते हो, और वह अपाहिज और गूंगा होने के कारण तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती शरीर में। इसीलिए हृदय आघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी वजह हो तुम, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए, तुम तक पहुंचने के लिए अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही जमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। जो कि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह ये भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई वश नहीं चल सकता, सभी को एक ना एक दिन मरना ही है। इसीलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया
पर उसके मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसीलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया है, उसे देख मुझे यह लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी परेशान नहीं होगे। सो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 माह के बाद आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र का संस्कार किया और फिर से अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद थोड़ा सा तो परेशान होता ही है और अपनी मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। सो पंडित ने भी ऐसा ही कुछ किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसीलिए उसकी पहुंच राज्य के राजा तक थी कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्रालय होते हैं और वह उसकी इस मृत्यु के संबंधित कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। इसीलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से यह तय हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीनों बाद होगी। लेकिन मृत्यु तब होगी जब वो कहीं दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। यह सलाह राजा को भी उचित लगी, तो उसने पंडित के लिए महल में ही रहने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि उसे यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी तो उससे पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। इसीलिए राजा को बताने जा किसी वैद्य से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत ही चिंतित था। और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही होती। तो उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और राजा के महल से निकलकर
अस्तबल में आ गया। क्योंकि वह राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राजा के महल में पहुंच गया और संजोग हुआ यह कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम पहर की गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था और दूसरी ओर स्वयं पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी की बगल में सोया हुआ देखा। यह सब देखकर राजा बहुत क्रोधित होता है। पंडित गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और राजा के सीधे कक्ष में ही कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया और कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ और पंडित को फांसी पर चढ़ा देने जाने का फरमान दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं आपके और रानी के कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरी आज मृत्यु होनी थी और वह होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के जवाब में पंडित ने अपने पूरे 6 महीनों की कहानी राजा को बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कहाँ है कि वह राजा के कक्ष में ही जाकर रानी के बगल में सो जाए। यह तो एक आत्महत्या ही होगी और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊँगा। राजा को पंडित की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद यह पंडित मृत्यु से बचने के लिए ही अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। इसीलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सब कुछ सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीनों से यह पंडित राजा का मेहमान था। कल राजा स्वयं इससे अंतिम बार इसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है।
लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसीलिए अब यदि पंडित को फांसी ना दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और यदि राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा कर यह सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दीजिए। इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और कच्चे सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह विचार उचित लगता है और उसने ऐसा ही उपदेश दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ा दिया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा होगा। पंडित को भी विश्वास था कि कच्चे सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसीलिए वह भी खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस कट चुकी थी उस सूत के धागे से, और पंडित जमीन पर पड़ा तड़फ रहा था और धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हक्के बक्के से पंडित को मरते हुए देखते रहे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। सो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरतें, चाहे जितने मर्जी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना उस घटना का सारा ताना बाना पहले से ही तय हुआ होता है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें।